हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसएल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारी कक्षा 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का अंतिम लेक्चर होने वाला है। और इसमें हम क्या करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, साथ में विकृत गंधिता के बारे में देखेंगे और संक्षारण के बारे में भी देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो इसमें देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, यानी वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का वियोग हो, साथ में इलेक्ट्रॉन का योग हो, या फिर ऑक्सीजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन घटता हो, या फिर हाइड्रोजन जुड़ता हो या फिर हाइड्रोजन घटता हो। अगर ये दोनों हो जाएगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। देखते हैं कैसे। यानी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया बराबर होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों का योग होता है। उपचयन प्लस अपचयन, इन दोनों अभिक्रियाओं का योग क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया भी हो और अपचयन अभिक्रिया भी हो, उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखेंगे, परिभाषा लिखना होगा तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन कोष्ठ में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचयन उपचयन या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में हमने देखा था। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। अपचयन अभिक्रिया में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। उपचयन अभिक्रिया में देखे थे, परमाणु अणु या फिर आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तथा अपचयन अभिक्रिया में परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो देखेंगे एक उदाहरण, इसे समझेंगे। हमारा ये हो जाएगा नीचे उदाहरण में हम ले लेते हैं जिंक ले लेंगे और इधर क्या ले लेंगे? कॉपर सल्फेट। इन दोनों की क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा जिंक सल्फेट बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। अब देखेंगे अभिक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर दो तत्व हैं, एक हमारा तत्व है जिंक और दूसरा तत्व क्या है? कॉपर। अब देखेंगे सक्रियता श्रेणी में कौन ऊपर है। सक्रियता श्रेणी में हमारा जिंक क्या हो गया? ऊपर हो गया, और कॉपर क्या हो जाएगा? हमारा नीचे हो जाएगा। तो जिंक ऊपर है तो जिंक क्या होगा? कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और कॉपर क्या होगा? कमजोर होगा। तो देखेंगे ये ज़्यादा सक्रिय है, ये क्या है? कम सक्रिय। तो ये दोनों की जब क्रिया होगी तो ये क्या करेगा? इससे कॉपर को क्या कर देगा? हटा देगा, और अपने आ जाएगा जिंक सल्फेट के साथ, और कॉपर को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें ये हमारा परमाणु है तो उदासीन अवस्था में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 0।
अब जिंक यहाँ से जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर देखेंगे, ऐसे यहाँ पर समझेंगे धातु क्या होती है। धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, धातुएं जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं तो धन आयन बनाती हैं। क्या बनाएंगी? धन आयन बनाएंगी। यानी मान लीजिए हमारा कोई धातु सोडियम हुआ, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम आयन बन जाएगा। ठीक उस उल्टा होता है इसका अधातु। अधातु क्या करती हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, धातुएं जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी तो धन आयन बनाएंगी, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेंगी तो ऋण आयन बनाएंगी। यहाँ पर यानी धन आयन का मतलब यहाँ पर होगा एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पर माइनस लगा, इसका मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो यहाँ पर देखेंगे जिंक सल्फेट में, देखेंगे ऐसे जिंक सल्फेट में ये दोनों एक साथ हैं, तो इस पर होता है -2 का चार्ज, इस पर होता है +2 का चार्ज। यानी इसने क्या किया है, इस पर +2 लगा है, इस पर +1 लगा है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर +2 लगा है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो यहाँ पर देखेंगे जिंक सल्फेट में यहाँ पर होगा +2, क्या होगा यहाँ पर +2, इस पर क्या होगा -2। तो इसको छोड़ देते हैं, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर +1 लगा है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर +2 लगा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। पहले देखिए इस पर ना इलेक्ट्रॉन इसने लिया था ना दिया था, तो इस पर आवेश क्या था, 0 था। लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इस पर आवेश क्या हो जाएगा, +2। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखेंगे कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में देखेंगे तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर ने क्या किया है हमारा, सोडियम पर +1 है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, कम है। इसी तरह कॉपर पर +2 है, मतलब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ से ये यहाँ पर जाएगा आगे, इस पर न प्लस है न माइनस, यानी इस पर क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। यानी इस पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम थे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन कम थे वही दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर क्या आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का योग हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। जैसे देखते हैं ना, दो कॉपर पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कॉपर ने क्या किया था, किसी को 2 रुपये क्या किया था, दे दिया था। जब उसको 2 रुपये मिल जाएंगे तो इस पर ना तो उधार हो जाएगा, ना तो उधार दिया है ना तो लिया, यानी इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वही कमी यहाँ पर क्या हो जा रही है, पूरी हो जा रही है, तो यहाँ पर 0 आ जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। और इस पूरे उदाहरण को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। यानी वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो तथा वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो तथा इलेक्ट्रॉन का योग हो, उसे क्या कहेंगे, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। इसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
शुरू कर देंगे। तो आगे देखेंगे हम लोग विकृत गंधिता। विकृत गंधिता विकृत गंधिता में क्या होता है, जब वसायुक्त भोज्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, दुर्गंध देने लगते हैं। जैसे देखें सभी लोग, हम लोग जैसे खाना वगैरह बनाते हैं, रोटी हो गया या पूरी या फिर कोई भी वसायुक्त पदार्थ, जिसको मतलब वे पदार्थ जिनको हम तेल में छान कर बनाएंगे तो उसमें क्या होगी, वसा होगी। जब इनको 2 या 3 दिन ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, महकने लगते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी विकृत गंधिता की परिभाषा क्या हो जाएगी, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, पदार्थ हो गया कोई, इस पदार्थ में क्या है, वसा है, वसा है और अन्य पोषक तत्व हैं। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और ये क्या देने लगेगा, गंध देने लगेगा, गंध देने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जब ये गंध देने लगेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी जब परिभाषा इसकी लिखनी होगी तो लिखेंगे वसायुक्त भोज्य पदार्थ वसायुक्त भोजन या भोज्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तब वे खराब होकर दुर्गंध देने लगते हैं, दुर्गंध देने लगते हैं, दुर्गंध देने लगते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत मतलब खराब, गंधिता मतलब गंध देना, यानी वे भोज्य पदार्थ जो खराब महकते हैं उसे क्या कहेंगे, विकृत गंधिता देने लगते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, खाना, ये मान लीजिए हमारी क्या हो गई, पूरी, है ना, ये हमारी क्या हो गई, पूरी। अब इसको ऐसे खुला छोड़ देंगे या फिर ज़्यादा दिन हो जाएगा तो खुला इसको छोड़ देंगे तो वायुमंडल से क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। जब इसमें वसा है, इसमें क्या है, वसा है, और वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या होंगे, महकने लगेंगे, यानी इसमें क्या आ जाएगी, गंध आने लगेगी, इसमें क्या आ जाएगी, गंध आने लगेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो इसको रोकने के उपाय देखेंगे आगे, यानी विकृत गंधिता को कैसे रोका जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं, रोकने के उपाय। पहला उपाय हो जाएगा फ्रिज में रखकर, जैसे देखते हैं ना खाना वगैरह बनता है तो 1 दिन से ज़्यादा तक चलाने के लिए उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, जैसे आलू हो गया, सब्जी हो गया या फिर कोई भी भोजन हो गया, उसको पकाते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिन चल जाता है। तो उसमें क्या होता है, फ्रिज में जब रख देते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है, तो ये क्या होगा, खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा। यानी पहला हो जाएगा इसको फ्रिज में रखकर, दूसरा होगा सुखाकर, धूप में सुखाकर, दूसरा लिख देंगे यहाँ पर
धूप में सुखाकर। इसमें क्या होगा, देखिए आम का अचार वगैरह होता है, तो जब आम को ऐसे काटते हैं यहाँ से तो ऐसे होता है, जब इसको हम धूप में सुखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, यानी इसमें जितने भी जल होंगे वो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो इसमें तेल मसाला वगैरह सिरका लगा कर इसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। ये हमारा आम हो गया, इसको हमने काटा और इसको क्या किया, धूप में ऐसे मान लीजिए, ऐसे धूप में इसको क्या कर देंगे, सुखा देंगे। जब सुखा देंगे तो इसका जो जितना भी, जैसे सलाद की तरह है, तो इसमें का जितना भी पानी होगा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक संरक्षित हो जाएगा। तीसरा होगा पैकिंग के समय। पैकिंग में अगला हमारा हो जाएगा, पैकिंग में नाइट्रोजन गैस भरकर। पैकिंग में नाइट्रोजन गैस भरकर। जैसे देखें ना, कुरकुरे वगैरह का पैकेट होता है, पहले फुला होगा, जब इसको जैसे ही हम फाड़ते हैं तो उसमें से हवा निकलती है, तो वो जो हवा होती है नाइट्रोजन गैस होती है, वो क्या करेगी, विकृत गंधा, यानी नाइट्रोजन गैस होगी तो वो क्या करेगी, भोजन को, जो भी खाद्य पदार्थ है उसको दुर्गंध देने से तथा उसमें जो पोषक तत्व हैं उसको उसको कमी होने से, यानी पोषक तत्व को मतलब निकलने से रोकती है, यानी भोजन क्या होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर, इसमें जैसे पैकिंग होता है यहाँ पर, ऐसे ये फुला होता है, जब इसको फाड़ते हैं, ऐसे खोलते हैं, तो इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलती है। ये नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, इसमें जो भी खाद्य पदार्थ होगा उसको संरक्षित करेगी, यानी उसको ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए इसमें क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और नाइट्रोजन गैस इस खाद्य पदार्थ को संरक्षित कर देती है, यानी ज़्यादा दिन तक बनाए रखती है, खराब होने से रोक देती है। तो पहला उदाहरण हो जाएगा फ्रिज में रखकर, सभी लोग जानते हैं, जैसे सब्जी वगैरह, खाना वगैरह होता है, रात का खाना, तो उनको हम फ्रिज में रख कर रोक सकते हैं। दूसरा, धूप में सुखाकर अचार वगैरह बनाते हैं, ये अचार मान लीजिए हो गया, तो उनको धूप में सुखाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तेल मसाला सिरका वगैरह डालकर क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या करता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। तीसरा, पैकिंग में, यानी खाद्य पदार्थों को जब पैकिंग करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ऐसे देखेंगे कोई बाजार वगैरह से जो भी लाते हैं पैकेट वगैरह, तो उसमें क्या होता है, फुला होता है, जब इसको फाड़ते हैं तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, यानी नाइट्रोजन गैस का उपयोग कहाँ हो जाएगा, पैकिंग में। चलिए आगे देखते हैं हम संक्षारण, यानी संक्षारण किसे कहते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बंद कर दिया। चलिए, तो तब अब देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, धातुएं जब नमी यानी जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो क्या होती हैं, परत दर परत नष्ट होने लगती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी संक्षारण की परिभाषा हो जाएगी, जब धातुएं नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो कुछ देर बाद वह धीरे धीरे परत दर परत नष्ट होने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण में क्या होता है, धातु ऑक्सीजन से और नमी मतलब जल से, नमी यानी जल से क्रिया करेंगी, तो इन दोनों से क्रिया करके वे क्या होती हैं, इनका होगा संक्षारण होगा, और ये संक्षारण में क्या होंगे, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे, ये धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। जैसे देखेंगे हमारी कोई धातु होगी, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, या फिर क्या ले लेंगे, आयरन ले लेंगे, या फिर क्या ले लेंगे, सिल्वर ले लेंगे। जब ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से तथा वायु में उपस्थित नमी से जब क्रिया करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे देखेंगे ये हमारा क्या है, मान लीजिए लोहा, लोहे का क्या है, रॉड है,
अब लोहे के रॉड को हम बारिश में ऐसे खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ से वायुमंडल से इसको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस। साथ में वायु में जो नमी होगी उससे क्या मिल जाएगी, इसको जल मिल जाएगा। तब ये लोहा क्या होगा, पहले लोहा ऐसे होगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका धीरे धीरे संक्षारण होने लगेगा। यानी लोहा क्या होगा, ऐसे धीरे 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 धीरे, पहले ऐसे धीरे धीरे, ऐसे क्या होगा, ये ऐसे धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। और संक्षारण क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण के उदाहरण में हम देखेंगे, इसके उदाहरण में हम देखेंगे, पहला उदाहरण हो जाएगा लोहे में जंग लगना। पहला उदाहरण हो जाएगा लोहे में जंग लगना, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा चांदी का काला होना, चांदी का काला होना, चांदी का काला होना। दूसरा हो जाएगा कापर यानी तांबा का, तांबा का हरा होना, हरा होना। जैसे देखे हैं, लोहा तो समझ ली हमारा क्या है, लोहा है। लोहा क्या करेगा, जब इसको बरसात के दिनों में खुला छोड़ देंगे तो क्या करेगा, वायुमंडल से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और साथ में वायु में उपस्थित नमी को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। जब ग्रहण करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट होने लगेगा। और धीरे धीरे नष्ट होते होते ये क्या हो जाएगा, अंत में आकर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण के रोकने के उपाय देखेंगे। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा संक्षारण की रोकथाम, यानी इसको हम कैसे रोकेंगे। तो पहला साधारण सा उदाहरण हो जाएगा पेंट लगाकर, पहला हो जाएगा पेंट लगाकर। दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, ग्रीस लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, ग्रीस या तेल से द्वारा। तीसरा उदाहरण हो जाएगा गैल्वेनीकरण द्वारा, यानी वे धातुएं लेंगे जो जिनका संक्षारण नहीं होता है, यानी जल्दी से नहीं होता है, उनके क्या करेंगे, उनको पिघलाएंगे और जिस धातु को बचाना होगा उसको क्या कर देंगे, उसमें लगा देंगे, उसमें गोद दे देंगे तो उस पर उसकी पतली परत चढ़ जाएगी। तो इसमें एक उदाहरण होता है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। चौथा उदाहरण हो जाएगा सिंपल मिश्र धातु बनाकर, चौथा हो जाएगा मिश्र धातु बनाकर। पहला देखते हैं, यहाँ पर पेंट लगाएंगे। मान लीजिए हमारी क्या है, धातु, इस पर हमने क्या किया, पेंट लगा दिया। तो ये क्या होगा, पेंट क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को आने से क्या कर देगा, रोक देगा, साथ में जल को भी आने से क्या कर देगा, रोक देगा। यानी पेंट रोक देगा तो इसका संक्षारण क्या होगा, नहीं होगा, इसका संक्षारण नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पर किसी पतली जिंक की अगर पतली परत इसको चढ़ाएंगे तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में भी क्या होगा, अगर यहाँ पर जिंक की पतली परत अगर चढ़ा देंगे तो ये क्या कर देगा, धातु हमारी है, इस यहाँ पर ऑक्सीजन आने से रोक देगा, इससे यहाँ पर भी ये क्या करेगा, जल को भी आने से क्या कर देगा, रोक देगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा तो संक्षारण क्या होगा, नहीं होगा। यानी इस प्रकार हम संक्षारण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो आज से हमारा कक्षा 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण पूरी तरह खत्म हो गया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।